चलो देखो बच्चों सुनो, अपना टॉपिक चल रहा था प्रेरणिक प्रभाव का। नीचे लिखा हुआ है प्रेरणिक प्रभाव। तो देखिए बच्चों सुनो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रेरणिक प्रभाव इसको ही बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है भाई। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, आई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई। अरे दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई, ठीक है ना। और ये दिया किसने था, इनवर्ड में। दिया किसने था, इनवर्ड में। तो अपन ये कहेंगे दिया इनवर्ड, दिया इनवर्ड। ये किसने दिया भाई, इनवर्ड ने दिया। और उसने बताया क्या था, देखो बच्चों, ये कार्बन कार्बन की चेन है, इसे एक्स जोड़ा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी मैं ये कह रहा हूँ तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इससे ज्यादा एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वन का इलेक्ट्रॉन कौन वाला चलेगा, एक्स पर। जैसे कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, जुड़ने वाले एक्स पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ गई, कमी। यानी अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी। क्या आ गया इसमें, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ गई। जैसे हम अब देखिए सुनो, वो कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया और ये वाई है। तो अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो तो ज्यादा है और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइज है कम। देखो मतलब बंद को इलेक्ट्रॉन करीब खींचा जाएगा कार्बन की तरफ, इससे आंशिक ऋणावेश और जुड़ने वाले आंशिक धनावेश आएगा। तो देखिए बच्चों सुनो, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि। जैसे लो तो कार्बन कार्बन की श्रृंखला से याद रखना, तो कार्बन कार्बन की श्रृंखला है ना, ये कार्बन कार्बन की श्रृंखला के मायने कार्बन कार्बन की श्रृंखला से कोई ऐसा समूह जुड़े जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को या तो क्या करें, अपनी ओर आकर्षित करे या अपने से दूर प्रतिकर्षित करे। इस घटना को क्या बोला, प्रेरणिक प्रभाव। अगर जुड़ने वाले समूह पर अगर आंशिक धनावेश आएगा तो वो तो क्या दर्शाएगा, प्लस आई इफेक्ट। क्या दर्शाएगा, प्लस आई इफेक्ट। और जुड़ने वाले समूह पर अगर आंशिक ऋणावेश आएगा तो क्या दर्शाएगा, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है नहीं है, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जितना भी एल्किल समूह थे सभी एल्किल समूह पे क्या लगता है, प्लस आई। तो पर एल्किल समूह के अलावा जो भी बचूगा वो पहला कर दो माइनस आई। तो देखो दोस्तों मैं एक बात कह देता हूँ, सभी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगता है। तो देखो सुनो दोस्तों, अपन बात करेंगे, चलो बच्चों अपन बात करेंगे सभी एल्किल समूह का, सभी एल्किल समूह का, सभी एल्किल समूह का, सभी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगता है, सभी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगता है। और देखो दोस्तों, ये तो मैंने कह दिया कि सभी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगता है, जैसा लो। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि CH3 टर्शरी ब्यूटिल का तो सबसे ज्यादा लगेगा, टर्शरी ब्यूटिल का सबसे ज्यादा, अगर टर्शरी ब्यूटिल का सबसे ज्यादा लगेगा। और CH3 आइसोप्रोपिल का उससे कम लगेगा, आइसोप्रोपिल का उससे कम लगेगा। और उससे कम किसका लगेगा, एथिल का। उससे कम किसका लगेगा, एथिल का। और उससे कम किसका लगेगा, मेथिल का। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्लस आई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देखो जो अपने पास टर्शरी ब्यूटिल है इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इससे कम किसका होगा, आइसोप्रोपिल का। उससे कम किसका होगा, एथिल का। सबसे कम क्या होगा, मेथिल का। बताओ दोस्तों, ऐसे क्लियर है ना। और एक चीज याद रखना, एल्किल समूह के अलावा सभी का क्या लगेगा, माइनस आई।
लेकिन हाइड्रोजन करना है तो प्लस आई लगता है और नहीं माइनस आई लगता है। तो देखो दोस्तों मैं ये कह दूं क्या, मैं ये बात बोलता हूँ, ये लो दोस्तों एल्किल समूह के अलावा, एल्किल समूह के अलावा, सुन लो दोस्तों, एल्किल समूह के अलावा, एल्किल समूह के अलावा शेष सभी का माइनस आई प्रभाव करता है। ठीक है, उदाहरण एल्किल समूह के अलावा शेष सभी का क्या लगेगा, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। अब देखिए सुनिए, अपन बात करते हैं इसके लिए, अगर अपन ये बात करें इसके लिए कि अपन ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाई क्यों, यानी इंडक्टिव इफेक्ट से अपन क्या याद करेंगे, तो देखो याद रखना इसके लिए कि यानी कहने का मतलब जो अम्लीयता होती है ना, एसिडिटी, अम्लीयता समानुपाती माइनस आई प्रभाव, अम्लीयता समानुपाती माइनस आई प्रभाव, व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई प्रभाव, व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई प्रभाव, जैसा ना तो अम्लीयता को प्लस आई कर तो माइनस आई करता है, एसिडिटी है ना बेटा, एसिडिटी प्लस आई के तो समानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती, क्षारीयता इसके अपोजिट हो जाएगी क्या, क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती होगी ना, तो क्षारीयता प्लस आई प्रभाव के तो समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे ना माइनस आई प्रभाव में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, जैसे ना माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना दोस्तों, मुझे लग रहा है सही बता दोगे, तो अगर आप में से कोई बोले कि किसमें काम आएगा ट्रेनिंग प्रभाव, तो फिर किसमें काम मिलेंगे, अम्लीयता और क्षारीयता कहते हैं, क्लियर लग रही है। इसके नीचे लिखो, मैं देखो आपको एरोमेटिकता की पहचान, तो देखो बच्चों एरोमेटिकता की पहचान, एरोमेटिकता की पहचान, तो देखो एरोमेटिकता की पहचान कैसे करनी है, एरोमेटिकता की पहचान करनी है, तो एरोमेटिकता की पहचान के लिए सुनो दोस्तों, पहला देखो एक तो क्या एरोमेटिकता की पहचान के लिए हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, क्या कहेंगे, हक्कल नियम का पालन होना चाहिए। देखो दोस्तों हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, यह दूसरा हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, यह हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, हक्कल नियम का पालन होना चाहिए। देखो दोस्तों हक्कल नियम क्या है, ये पाई का छोड़ कितना होना चाहिए, 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो बच्चों सुनो, हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, हक्कल नियम को मतलब कैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, रिपीट करिए, देखिए n का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 9 अगर अपन n की वैल्यू 0 रखेंगे, 4 को 0 से गुणा किया तो 0 2 2 पाई, फिर अगर अपन 1 रखेंगे तो 4 को 1 से गुणा किया 4 2 6 पाई, फिर 2 रखेंगे तो 4 को 2 से गुणा किया 8 2 10 10 पाई, ऐसे ही 4 4 बढ़ाते चलो 14 पाई, 18 पाई, 22 पाई, 26 पाई, ओके। और दूसरा है पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए। देखिए ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए, कैसे होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विनाइन हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विनाइन हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मूलक हो। ये वो कंडीशन है जब पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चक्रीकरण होगा, जैसे लो। और तीसरी बात याद ये भी रख लेना दोस्तों, ठीक है, प्रत्येक कार्बन में sp2 संकेत होना चाहिए। अरे भाई याद रखना, प्रत्येक कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 संकेत। तो अपन बात क्या करेंगे, प्रत्येक कार्बन क्या होना चाहिए भाई, sp2 संकेत। तो
प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए लो बच्चों, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए लो, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए। बताइए दोस्तों, ठीक है। उदाहरण तो देखिए बच्चों सुनो, अपन एरोमेटिक के उदाहरण की बात करते हैं। जैसे ये रिंग बनाई है हमने और अपन को ये बात करना है कि एरोमेटिक है क्या। तो देखिए एरोमेटिक है क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो इसमें एक ही पाई बंद है, एक क्या है पाई बंद, एक बंद करता है इलेक्ट्रॉन से बनता है दो से भाई, एक पाई बंद कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। तो इसके अंदर एक पाई बंद है और अपने को पता है एक पाई बंद कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब एक बंद है, एक बंद कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है दो से। क्लियर है ना। तो सुनिए कहानी, इसके अंदर दो पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दोस्तों, दो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इनका क्या हो रहा है पालन हो रहा है। अरे कहता पाई इलेक्ट्रॉन से दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन से के लिए काय वजह से अक्कल नियम का पालन, क्या किसका पालन हो रहा है अक्कल नियम का पालन। और दूसरे से पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण भी होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण भी हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण ये भी हो रहा है। तो देखो पहले तो अक्कल नियम को पालन भी हो रही है, क्या हो रहा था भाई अक्कल नियम का पालन। और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण ऐसा लो अतः एरोमेटिक होगा, अतः एरोमेटिक होगा। क्या होगा भाई एरोमेटिक होगा। बताइए जैसे लो अगर अपन बात करते हैं इसके लिए, जैसे ये बना है, अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है ना, तो बताइए अपन पहली बात तो करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए दो चार दो छह पाई इलेक्ट्रॉन, कितने छह पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जोन पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जोन पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है चक्रीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण भी हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण ये भी हो रहा है। तो बताओ तो क्या होगा अतः एरोमेटिक। बताओ दोस्तों, अरे ऐसे लो तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, अगर मैं ये पूछूं अगर आपको कि ये बताओ आप सोच के ये मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, बताइए एरोमेटिक है या नहीं है। ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक पाई बन दिया रहा, एक पाई बन दिया रहा, दो और दो चार पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऐसा ना अक्कल नियम का पालन नहीं हो रहा है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या नहीं हो रहा पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है अक्कल नियम का पालन। अतः एरोमेटिक नहीं, अतः एरोमेटिक नहीं है, नहीं होगा, अतः एरोमेटिक नहीं होगा। बोलिए भाई जी एरोमेटिक नहीं होगा, क्लियर है नहीं है। अब देखो दोस्तों मैंने ये बेंजीन की बात कही, क्या लो क्या बताया मैंने बेंजीन, बताओ इसमें कितने पाई बंद है तीन, कितने पाई बंद है बच्चों तीन पाई बंद है। तो तीन पाई बंद छे तो एक बंद का इलेक्ट्रॉन भी छे, तो कितना होगा टोटल छह पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा ना पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण ये हो रहा है ना भाई जी, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण ये हो रहा है, क्लियर है ना। ये मतलब काय बोल रहे हो अतः एरोमेटिक,
क्या होगा बच्चों? एरोमेटिक एरोमेटिक। अतः एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा। गिवन रिप्लाई यस और नो? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। क्लियर है क्या? हाँ। इधर ना पकाए बोला एरोमेटिक। पक्का? चलिए अब आप एक सोच करके बताओ मुझे दोस्तों। मैंने ये लिखा पिरोल, ये मैंने बनाया पिरोल। क्या है ये? पिरोल। आप सोच के बताओ ये पिरोल एरोमेटिक है कि नहीं है? ये पिरोल है तो पिरोल को बताओ एरोमेटिक है कि नहीं? होगा ना, क्योंकि ये रेजोनेंस इसके अंदर भाग लेगा। ये लॉन्ग पेड भी अगर बनाते भाग लेगा तो 2 4 6 पाइलट होना जाना। तो ये मतलब पहले इनको पालन कर रही है पाइलट को चक्रीकरण भी हो रहे थे। पाइलट का चक्रीकरण भी हो रहा है। पाइलट का चक्रीकरण भी हो रहा है। अतः क्या होगा? एरोमेटिक। अरे क्या होगा? अतः एरोमेटिक। हाँ, अतः एरोमेटिक। बोले यस या नो? यस सर। क्लियर है क्या? बोलिए। यस सर। येलो सब येलो पर ये मतलब ये क्लियर है क्या? ये क्लियर। पक्का? यस सर। येलो भाई जी ये बना लिया ना? तो मुझे बताओ इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। इसमें 2 4 यानी टोटल कितने? 10 होगा। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब का लिंक पाई ऐड पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण हो रहा है। अतः एरोमेटिक होगा। अतः एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा। अतः एरोमेटिक होगा। अतः क्या होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। अतः ये ऐसा लो। अतः क्या होगा बताओ? एरोमेटिक होगा। अतः एरोमेटिक होगा। बताइए दोस्तों, सुधार दो। अब बात करेंगे अपन एंटी एरोमेटिक की। ये तो रूल थे अपने एरोमेटिक के। अब अपन बात करेंगे एंटी एरोमेटिक की। तो देखो सुनो, अपन बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक यौगिक। एंटी एरोमेटिक यौगिक देखो सुनो, एंटी एरोमेटिक यौगिक तो सुन लगा कि एंटी एरोमेटिक यौगिक का निकाला। देखो लिखे कुछ इस तरह, ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सुन लो दोस्तों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बताइए n का मान कितना होगा? n बराबर 1 2 3 4 5 6। बताइए बच्चों, n का मान अगर 1 होगा तो 4 × 1 4 पाई होगा ना। n को मान 2 तो 8 पाई, 3 होगा तो 12 पाई, 4 होगा तो 16 पाई, 5 होगा तो 20 पाई। यानी 4 4 जोड़ते जाओ। समझा गया भाई? 24 पाई 28 पाई। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अटकने का ओ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे में क्या बोलोगे? 4n पाई। एक मैंने तो पाई होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर है ना? और बोले ऐसे ना। दूसरा मेरा पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण होना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धन आयन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋण आयन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये सारी वो कंडीशन है, ये सभी वो कंडीशन है जरा कहीं बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई? चक्रीकरण। हाँ जैसे ना मुझे लग रहा है समझा कि कहीं
और तीसरी कहानी तो आपने वो याद रखनी है कि प्रत्येक कार्बन sp2 संगृहीत होगा। ये लो दोस्तों, प्रत्येक कार्बन sp2 संगृहीत अवस्था में होगा। प्रत्येक कार्बन sp2 संगृहीत अवस्था में होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? प्रत्येक कार्बन, सुन रहे हो क्या भाई? प्रत्येक कार्बन sp2 संगृहीत अवस्था में होगा। प्रत्येक कार्बन sp2 संगृहीत अवस्था में होगा। वैसा लो बोला भाई ना। अब देखिए मैंने ये कहा, याद सर पक्का है क्या? तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बताओ क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण भी हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बताओ अतः क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। डबल ए लिखा हूं मैं, डबल ए का मतलब याद रखिए एंटी एरोमेटिक। ये चलो बताइए दोस्तों, अगर मैं तुम्हारे लिए कहूँ जैसे ये बनाया तो बताइए ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों होगा? देखिए 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये कौन सा? 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण भी हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? चक्रीकरण हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? पता है क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अतः एंटी एरोमेटिक। बताइए ऐसा लो, मुझे लग रहा है सही समझ में आ गया होगा नहीं? अरे बता सकते हो नहीं? बता सकते हो ना? तो चिपका दो। ठीक है बच्चों, अपन एरोमेटिक की बात कर लिए और एंटी एरोमेटिक की बात कर लिए। अब बात कर नॉन एरोमेटिक की। तो देखिए बच्चों सुनो, अपन बात करेंगे नॉन एरोमेटिक यौगिक। नॉन एरोमेटिक यौगिक की बात करने से नॉन एरोमेटिक यौगिक की किसकी बात करेंगे भाई? नॉन एरोमेटिक यौगिक की, यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो दोस्तों याद रखना, जो एरोमेटिक भी नहीं है, यानी जो ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, तो कंफर्म है फिर वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अपन क्या करेंगे? जो एरोमेटिक एवं एंटी एरोमेटिक, जो एरोमेटिक एवं एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, वह नॉन एरोमेटिक कहलाता है। वह नॉन एरोमेटिक कहलाता है। नॉन एरोमेटिक कहलाता है। क्लियर है नहीं है? मुझे लग रहा है समझा गया होगा। इसका मतलब अपन एक बात कह दिया, नॉन एरोमेटिक के लिए जो क्या नहीं होगा, न तो एरोमेटिक हो नहीं का नॉन एरोमेटिक, जो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है दोस्तों? क्या कहलाएगा? एंटी नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। देखो सुनो, जैसे मैंने ये बनाया दोस्तों, जैसे ये जोड़ा जैसे ना तो ये एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीकरण नहीं करा था, तो फिर क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक। यस या नो? अब बताइए, जैसे मैंने ये बनाया, मान लो, बताइए ये क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लाइजेशन नहीं आ रहा ना, तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों सुनो,
एक क्वेश्चन पुट करता है आपसे। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनना फिरोल है सो दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिरोल है पीरीडीन, फिरोल है पीरीडीन में, फिरोल में पीरीडीन में, फिरोल में पीरीडीन में कौन अधिक क्षारीय है, कौन अधिक क्षारीय है और क्यों, कौन अधिक क्षारीय और क्यों, कौन अधिक क्षारीय है और क्यों। तो फिरोल 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 है क्या भाई, ये फिरोल है। तो फिरोल के मान देखो तीन अड़े भेज जा जोड़े जा लो ना, अरे बोलो ये ना, ये आएगा माइनस, ये है क्या, ये यहाँ पे ये यहाँ क्लियर है, ये है भाई जैसा ना। और भी आगे बता दो, कैबा को मतलब मारो, यहाँ से कैबा को मतलब फिरोल को नाइट्रोजन से ना अनुनाद भाग ले लेते हैं। फिरोल का नाइट्रोजन क्या हो रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है, इसलिए हमेशा डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। जबकि देखो बच्चों पीरीडीन के बना के देखे अपन, आप एंजीन लिया और ये नाइट्रोजन बना दिया, ये नाइट्रोजन पर कौन दे रहे हैं। अब देखो अगर इस पीरीडीन ये जो बनाएगा ना पीरीडीन भाई, बेंजीन का एक कार्बन है उसके लिए क्या जोड़ दो नाइट्रोजन, तो क्या कहलाएगा वो पीरीडीन। तो पीरीडीन में तो अनुनाद का हाई बंधा नहीं हो रही थे, नाइट्रोजन को लोन पेयर थोड़ी बात कह रहे थे। तो इको मतलब ये होगा कि फिरोल को लोन पेयर से ना छोड़ो दोस्तों, फिरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, इसलिए हमेशा डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं रहता। जबकि पीरीडीन के अंदर नाइट्रोजन को जो लोन पेयर है वह अनुनाद में भाग नहीं देता, अनुनाद में भाग नहीं लेता, इसलिए हमेशा किसके लिए उपलब्ध रहता है, देने के लिए, यानी डोनेशन के लिए उपलब्ध रहता है। गिवन रिप्लाई यस और नो, बता सकते हो क्या, बता दो। तो मैं लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूँ भाई, ये आपको समझ में आ गया कि फिरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है, इसलिए हमेशा डोनेशन के लिए देने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है, ठीक है। जबकि पीरीडीन के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता, इसलिए हमेशा डोनेशन यानी देने के लिए उपलब्ध रहता है। इसी वजह से पीरीडीन क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा, किससे, फिरोल से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन रखना, पीरीडीन में फिरोल में कौन अधिक क्षारीय है और क्यों। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर में मैं ये लिख देता हूँ, पीरीडीन अधिक क्षारीय है, पीरीडीन अधिक क्षारीय है, पीरीडीन अधिक क्षारीय है, क्षारीय क्योंकि फिरोल में, क्योंकि फिरोल में नाइट्रोजन का Np यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि फिरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में भाग लेता है, अतः हमेशा डोनेशन के लिए, हमेशा डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं रहता, डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं रहता। जबकि पीरीडीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित, जबकि
पीडी में नाइट्रोजन का, जबकि पीडी में नाइट्रोजन का उपस्थित नॉन बेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है, अतः हमेशा डोनेशन के लिए उपलब्ध रहता है। क्लियर है? उतार दो।